नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन लेके आया हूं। दुनिया की कंपनीज के डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं, स्पेशली इन कोविड, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. Also, we'll try to cover some major economic indicators related to some of the economies एंड होपफुली आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ आए कि आज के वक्त में दुनिया में क्या चल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं टिकटॉक के अपडेट पे। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि टिकटॉक को ट्रम्प गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया था कि 90 दिनों के अंदर टिकटॉक के यूएस में जितने भी एसेट्स हैं वो एक अमेरिकन कंपनी को बेच दो या टिकटॉक यूएस में बैन कर दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑन द ग्राउंड्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। सो इसके चलते अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने टिकटॉक को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया एंड अब उसमें से वॉलमार्ट एंड ओरेकल ने टिकटॉक में स्टेक्स खरीदने का इरादा बनाया है। अब बेसिकली टिकटॉक 60 बिलियन डॉलर्स की आस्किंग प्राइस रख रहा है। तो इसमें अगर ओरेकल एंड वॉलमार्ट दोनों एग्री कर जाते हैं तो ओरेकल करीब 12.5% का स्टेक टिकटॉक में लेगा एंड वॉलमार्ट 7.5% का स्टेक टिकटॉक में लेगा। समझे? एंड इसमें टिकटॉक में जो यूएस यूजर डेटा है वो ओरेकल अपने क्लाउड में स्टोर करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद यूएस नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। एंड कुल मिलाकर ये दोनों कंपनी टिकटॉक को टोटल 12 बिलियन डॉलर पे करेगी प्रोवाइडेड इफ दे एग्री टू अ 60 बिलियन डॉलर आस्किंग प्राइस। एंड ये माइनर स्टेक सेलिंग के बावजूद टिकटॉक के पास मेजर स्टेक होल्डिंग रहेगी, उसका मेजर से रहेगा कंपनी में। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है यहाँ पे क्या निकल के आती है? डोनाल्ड ट्रंप इस पे आपत्ति नहीं जता रहे, उन्हें ये माइनर स्टेक सेलिंग चलेगा। तो आप इनका बिहेवियर देख रहे हो कि कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। पहले इन्होंने सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जहां पे 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था एंड अब ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन कंपनीज के द्वारा छोटा सा स्टेक होल्डिंग्स भी चलेगा। अगला अपडेट हेंस एंड मॉरिट्स को निकल के आ रहा है जो H&M के नाम से बहुत मशहूर है। H&M स्वीडन बेस्ड दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फैशन रिटेलर कंपनी है। तो ये कंपनी के हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आए हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा निकले हैं। कंपनी ने जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जिसे कहते हैं वो करीब 222 मिलियन डॉलर्स कमाया है, जो कि स्वीडिश क्राउन में ये करीब 2 बिलियन होता है। स्वीडिश क्राउन बेसिकली स्वीडन की करेंसी है। तो एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट ने ये कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 191 मिलियन स्वीडिश क्राउन का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही निकला। बट पिछले साल के मुकाबले कंपनी के प्रॉफिट्स अभी भी 5 बिलियन स्वीडिश क्राउन से कम ही है। But again, H&M has been very cautious in cost cutting, including cutting staff, opening fewer stores than planned, and permanently closing others are some of the major reasons about this revived number from the previous quarter. अगला अपडेट क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउसिंग स्टार्टअप स्नोफ्लेक को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर स्नोफ्लेक इंक का आईपीओ निकल के आया था एंड ये अपने पहले दिन पे ही करीब 111% से बढ़ा था। यानी इसका स्टॉक $120 से $250 से ज्यादा के लेवल का छू लिया था। एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग ये कंपनी का नेट वर्थ उस दिन 5 गुना से बढ़ गया था। करीब 12.4 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन जो फेब में था वो बढ़ के 70.4 बिलियन डॉलर्स का हो गया। ऐसा माना जाता है कि ये आईपीओ सबसे बड़ा और सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आईपीओ रहा है। ये कंपनी का आईपीओ आने से पहले 2020 के फर्स्ट हाफ में करीब 130% से ये कंपनी ने ग्रो किया था एंड एनुअलाइज्ड रेवेन्यू करीब 500 बिलियन डॉलर्स से बड़े थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके स्टॉक्स को ओवर वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न अभी जताया है एंड सम एनालिस्ट हैव रिसेंटली गिवन अ सेल कॉल फॉर द स्टॉक। अगला अपडेट पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट को निकल के आ रहा है। डॉक्टर साइरस पूनावाला, जिन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है, जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हो। ये है साइरस पूनावाला एंड ये है उनके बेटे आधार पूनावाला। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी शुरू कर दिया है। इनका फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहा है
एंड बाय द वे ये कोविशील्ड ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है एंड सीरम इंस्टीट्यूट टुगेदर विद एस्ट्राजेनेका ये दोनों इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये फेज 3 ट्रायल सैसून जनरल हॉस्पिटल पुणे में करीब 150 से 200 वॉलंटियर्स तक को लेके कंडक्ट किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स ये वैक्सीनेशन वॉलंटियरिंग बेसिस पे ही रहेगा। इसके पहले वाला फेज यानी फेज 2 ट्रायल कोविशील्ड भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड किंग्स एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल इन दो जगहों पे कंडक्ट किया गया था। ये दोनों पुणे में ही है। अब बीच में याद है सीरम इंस्टीट्यूट को उनका फेज 2 ट्रायल बंद करना पड़ा क्योंकि बाहर के देशों में से कुछ लोग इस वैक्सीन को लेके साइड इफेक्ट्स डेवलप कर रहे थे। अब ये इंडिया में तो ऐसा कुछ केस निकल के आया नहीं था एंड इवेंचुअली डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को अपने ट्रायल को रिज्यूम करने की अनुमति दे दी थी। अब कौन कौन डीसीजीआई का फुल फॉर्म जानता है? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स इंक के साथ डील कर रखी है। नोवावैक्स अमेरिकन बेस्ड वैक्सीन डेवलपमेंट कंपनी है। तो इस डील के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स के लिए करीब 2 बिलियन कोविड वैक्सीन के डोसेस मैन्युफैक्चर करने वाला है। अगला अपडेट डीपी वर्ल्ड और बैंक लूमी के पार्टनरशिप को निकल के आ रहा है। तो डीपी वर्ल्ड यानी दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड एक बहुत बड़ी एमिराती मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो दुबई में बेस्ड है एंड बैंक लूमी बहुत बड़ा इजराइल का बैंक है जो 1954 तक इजराइल का सेंट्रल बैंक हुआ करता था। तो इन दोनों में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल इन दोनों मुल्कों में ट्रेड, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डेवलपमेंट्स लाने की उम्मीद है। यानी द टू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज to develop ports and logistics assets in Israel. They will try to simplify working capital requirements through trade in order to improve cargo flows and also to use technology to improve supply chain efficiencies in the logistics sector. समझे? तो मोटा मोटा इन दो कंपनीज का साथ में आने का ये दर्शाता है कि जो ट्रेड टेंशन्स मिडिल ईस्ट में चल रहे थे स्पेशली इन दो मुल्कों में, तो यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने के लिए ट्रेड, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला अपडेट चैड को निकल के आ रहा है। चैड जो एक सेंट्रल अफ्रीकन लैंडलॉक्ड नेशन है, ये कंट्री ने ग्लेनकोर पीएलसी से करीब $2 बिलियन का लोन ले रखा है जो कि ऑयल बैक्ड लोन है। अब ये लोन तो चैड ने 2013 और 2014 में लिया था लेकिन इसकी रीस्ट्रक्चरिंग अब तक 2 बार हो चुकी है। तो ये लोन चैड ने इसीलिए लिया था ताकि उनके बजट डेफिशिएट्स में थोड़ी एडजस्टमेंट्स एंड इंप्रूवमेंट्स हो पाए। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई है एंड चैड के मेजर एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज ऑयल से ही आते हैं। तो जब प्राइसेस नीचे गिरे तो उसे लोन्स को रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा। अब चैड इज आस्किंग फॉर अ डेफरल विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट्स ऑफ इट्स लोन्स टू ग्लेनकोर, बट आईएमएफ के मुताबिक ये डेफरल स्कीम्स चैड के डेट क्राइसिस को सॉल्व नहीं करेगा। अगला अपडेट जापान को निकल के आ रहा है। जैसे कि हम जानते ही है कि शिंजो आबे ने रिसेंटली अपने प्रधानमंत्री पोस्ट से रिजाइन कर दिया था एंड उनको रिसेंटली योशिदी सुगा एज अ पीएम ने रिप्लेस किया है। अब इनके सामने सबसे बड़ी चिंता कोविड के पेंडेमिक को लेके है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ऑल्दो इनका कमिटमेंट इकोनॉमी की तरफ आबेनॉमिक्स को फॉलो करने का है, लेकिन जापान ओल्ड एजिंग पॉपुलेशन, लो इंटरेस्ट रेट्स, इन सभी से जूझ रहा है एंड ऊपर से पेंडेमिक भी आया है जो जापान को इकोनॉमिकली बहुत अफेक्ट कर रहा है। पीएम सुगो का सबसे पहला स्टेप निकल के आ रहा है कि कमिटमेंट टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। अब तक वहां की गवर्नमेंट पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी। आज तक कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स फैक्स मशीन्स की मदद से टैली किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ये इंटरनेट के टाइम में ये फैक्स मशीन्स कहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये सब इनएफिशिएंसीज एंड रिडंडेंसीज को सॉल्व करने के लिए पीएम सुगो ने कंप्लीट अलग और नया मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो फॉर डिजिटल रिफॉर्म बना दिया है। ये डिजिटाइजेशन वहां की बैंकिंग सेक्टर में भी आएगा एंड ये बैंकों को बहुत मदद करेगा। अगला अपडेट ओईसीडी को निकल के आ रहा है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की ये साल करीब 4.5% से कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। जून में ये नंबर 6% था, तो ये एक तरह से इंप्रूवमेंट ही आई है, बट ध्यान रखिए ये अभी भी नेगेटिव में ही है, यानी 4.5% का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, यानी -4.5%। उनके रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी विल ग्रो बाय 5% इन 2021, बट इस पे भी उनका आउटलुक कंप्लीट अनसर्टन रहा है।
ये रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, यानी वो अपने प्री कोविड लेवल पर ही है। अब इसका मेजर कारण निकल के आ रहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगाए गए थे पूरी दुनिया में, तो इसीलिए सभी बिजनेस इसके वजह से ठप थे, यानी बंद थे। ओईसीडी ने अपनी ये रिपोर्ट में काफी कंट्रीज के जीडीपी ग्रोथ रेट्स में भी बदलाव किए हैं। चाइना, यूएस एंड यूरोप, इनकी ग्रोथ रेट्स पिछले फिगर्स से तो इंप्रूव हुई है, दो यूएस एंड यूरोप बोथ आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। यूएस की इकोनॉमी 3.8% से कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड यूरोप की 7.9% से, वेयर एज चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 1.8%। बाकी के कंट्रीज इंडिया, अर्जेंटीना, यूके, साउथ अफ्रीका वगैरह, इन सभी के एस्टिमेट्स तो बहुत बुरे आए। दे आर ऑल एक्सपेक्टेड टू कोलैप्स बाय मोर देन 10%। अगला अपडेट यूएस चाइना के ट्रेड वॉर को निकल के आ रहा है। यूएस ने चाइना पे नया रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट्स सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग मेड यूजिंग फोर्स्ड लेबर इन चाइनाज जियांजिंग रीजन। तो इस रेस्ट्रिक्शन पे मेजरली अपैरल्स निकल के आए हैं, कॉटन क्लोथ्स वगैरह। तो जियांजिंग बेसिकली चाइना का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है एंड चाइना के ऊपर ये इल्जाम भी है कि इसने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, तो इसीलिए यूएस ने इसके रिस्पॉन्स में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा, कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट पे। अब ये सेशन में मैं ये सेगमेंट्स पे डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाले सेशन में मैं इस पे डिटेल में चर्चा करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बट अभी के लिए मैंने ये सारे टेबल्स आपके रेफरेंस के लिए लगा दिए हैं। ये लेटेस्ट एंड अपडेटेड जीडीपी के फिगर्स है, इन्फ्लेशन के फिगर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी यूनिट्स, ये सब के नंबर्स दे रखे हैं। इस वीडियो को पॉज करिए एंड इस डेटा को मुझे कमेंट सेक्शन में इंटरप्रेट करके बताइए। ऑल्सो वी हैव डेटा ऑन मार्केट्स एंड कमोडिटीज एज वेल, तो इससे भी अच्छे से पढ़िए एंड अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में रिप्रोड्यूस करिए, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 360 पर्सपेक्टिव बिजनेस अपडेट्स का मिल गया होगा। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कलीग्स, एंड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।